नमस्कार। सृजन शिक्षा और संस्कार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कैरियर में शंकाएं और भाषा का महत्व। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गौतम कुमार जी। नमस्कार। गौतम कुमार जी राजनीति विज्ञान में व्याख्याता है और एल.एन. मिश्रा यूनिवर्सिटी में ये पदस्थापित है। गौतम कुमार जी सर, आज आपसे हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल पहला ये आता है कि आजकल के छात्रों को क्यों ये भ्रम हो गया है कि कला संकाय में कैरियर सीमित है या नहीं। देखिए, एक्चुअली है क्या कि हमारे समाज में शुरू से ही कल्चर जो रहा है, उस कल्चर में क्या है कि विज्ञान और वाणिज्य विषय को जिसके माध्यम से इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनते आए हैं, तो माना जाता है कि वो विषय पढ़ने वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल। ये भ्रम है, ये सिर्फ भ्रम है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स पढ़ने वालों के लिए करियर का कोई स्कोप नहीं है। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जिन विद्यार्थियों का आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है उनके लिए करियर के बहुत सारे स्कोप रहे हैं। जैसे आप देख लें, जितने सारे कमीशंस के एग्ज़ाम हैं वो पूरा खुला हुआ है। दूसरा आप चले जाइए, पत्रकारिता हो गया, पत्रकारिता जाइए, एक अच्छा ऑप्शन है। आजकल आप देख रहे होंगे कि राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का बहुत आजकल स्कोप चला हुआ है। तो मॉडर्नाइजेशन में मुझे नहीं लगता है कि ब्लॉगर और कंटेंट राइटिंग के लिए कोई विषय बाधित हो सकती है। एक अगर आप अच्छे आर्ट्स के ही ज्ञाता हैं, आपको अगर अपने विषय पर पकड़ है, तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे ब्लॉगर लिखने वाले बन सकते हैं। इसके अलावा भी आपको टीचर का ऑप्शन है। जैसे अब नवोदय विद्यालय के हैं, केंद्रीय विद्यालय जाइए, आर्मी स्कूल्स वगैरह हैं, प्रत्येक स्टेट अपने यहाँ टीचर की वैकेंसी निकालती है। उसके अलावा हायर एजुकेशन में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए प्रोफेसर्स वगैरह के जो बैकग्राउंड है वो खुले हुए होते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे चीज़ों पर रिसर्च के लिए, और आजकल तो गवर्नमेंट, जैसे अभी आपने देखा है कि हाल फिलहाल में अपने यहाँ बिहार में भी मुख्यमंत्री ने एक योजना चालू किया है कि जो बच्चे सिर्फ नेट क्वालिफाइड कर जाएंगे उनको रिसर्च स्कॉलर, एज ए रिसर्च स्कॉलर जब वो पीएचडी करेंगे तो उस ड्यूरिंग उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो ये स्कोप तो आपको सब जगह है। तो इस भ्रम को आपको निकाल देना होगा कि हम आर्ट्स से हैं तो स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप है, इसके भी बहुत सारे स्कोप है। एक दूसरा सवाल है कि क्या कमीशन क्वालिफाई करने के लिए हिंदी भाषी और कला संकाय के छात्रों का स्कोप है? बिल्कुल, बहुत स्कोप है। आमतौर देखिए है क्या कि हम लोग यहाँ दिमाग में ये बातें बैठा दी गई है बच्चों को कि अगर आप अच्छे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, आप एक अच्छे अंग्रेजियत स्टाइल में नहीं रहते हैं, तो फिर आपका समाज सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। जबकि ऐसा कोई नहीं है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो सबको आनी चाहिए। क्योंकि जितने सारे अच्छे बुक्स वगैरह होते हैं, माना यह जाता है कि वो थोड़ी अंग्रेजी में लिखी गई है। तो आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह देखिए, जैसे द हिंदू वगैरह में क्या है कि आपको डेली जो न्यूज़पेपर्स का जो करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो बच्चों को तैयारी करने के लिए होते हैं, वो द हिंदू पढ़ें, वर्ल्ड फोकस पढ़ें, उससे ज़्यादा उनको क्या है मैटर निकल के आता है। तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए कि जो आप एक एप्लीकेशन लिख सकें, आप बुक्स पढ़ सकें, इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए। अदरवाइज ये नहीं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हिंदी भाषा में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक अच्छे बहुत सारे रिजल्ट्स इधर आए भी हैं। विगत आप एक दशक का उठा के देख लीजिए, बहुत सारे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे ही ज़्यादातर यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाइड किए हैं। तो भाषा कहीं से इस चीज़ के लिए बाधक नहीं है। और दूसरा नंबर कला, आपको जैसे कि बच्चे जो तैयारी करते हैं उसमें जो यूपीएससी का आप सिलेबस देखें, बीपीएससी का सिलेबस देखें, या अदर किसी भी स्टेट का आप सिलेबस देखें, तो मिला जुला के उसमें अगर देखें तो 70% क्या है कि सिलेबस आपको आर्ट्स बैकग्राउंड से ही तो रहते हैं। बाकी 30% आपका जो मेंस पेपर है, ऑप्शनल पेपर जो रहेंगे उससे रहते हैं। तो इसीलिए आर्ट्स और भाषा कहीं से बच्चों में किसी प्रकार का कोई बाधक नहीं है। ये बच्चे अपने मन से भरम निकाल दें। क्योंकि हमने भी देखा है कि विगत दिनों में सरकार ने कुछ और प्रयोग किए हैं
कि नीट की परीक्षाएं भी अब हिंदी में एकदम। आयोजित होने लगी हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हमने और भी नीचे जाके देखा, द बेसिस ऑफ क्लास 5 के बेस पर भी देखा कि वहां से भी कैरियर में सभी परीक्षाएं हिंदी में आयोजित की जा रही है। बिल्कुल। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा को जी, समान महत्व सरकार दे रही बिल्कुल, है। शायद ये हमारी सोसाइटी में ये एक परसेप्शन बन रहा है जी कि अगर वो इंग्लिश नहीं जान रहा है जी तो वो शायद कम योग्य है। जी। तो इससे हमको चाहिए कि समाज को बाहर निकाला जाए। समाज को इस सबसे पहले तो इस कुंठा से निकलनी होगी। आजकल तो हिंदी का प्रयोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? सीबीएसई बोर्ड वगैरह जब से इनके सामने आया है और अंग्रेजी के लिए मार बढ़ी हुई है और कंपटीशन बढ़ा हुआ है, प्रतियोगिताएं इतनी बढ़ गई है। जबकि आप हायर लेवल में जाके देखिए, चाहे यूजीसी हो, चाहे अगर लोकल स्टेट पर कोई भी है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है वो दोनों मीडियम में होता है। आपको जिस मीडियम में आप कंफर्ट फील करते हैं, आप उस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए ये कोई बाधा नहीं है। और बच्चों और गार्जियन से मेरा भी यही अपील रहेगा कि आप इस भ्रामक में नहीं पड़े कि हिंदी अगर आप जानते हैं या हिंदी से हैं तो आपको स्कोप नहीं, ऐसा कोई नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन अंग्रेजी आपको उतनी जरूर आनी चाहिए कि आप लेटर लिख सकें, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकें, कहीं पे कुछ अगर वो ऐसी चीजें हैं तो उस चीजों को जान सके। इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट होने का मतलब ये होता है कि आपको उतनी अंग्रेजी तो कम से कम आनी ही चाहिए। यानी कि भाषाई आधार पर अगर किसी की विद्वता को कम करके देखा जा रहा है तो ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एकदम अन्याय हो रहा है। आजकल तो जितने सारे हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं उसको अंग्रेजी में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। तो कन्वर्ट इसलिए लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं। आपके सामने देख लीजिए, प्रेमचंद्र के बारे में जैसे सब लोग जानते हैं, प्रेमचंद्र कहाँ अंग्रेजी में कोई उपन्यास लिखे हैं? सारे उपन्यास तो हिंदी में ही लिखे हैं। जिसकी प्रासंगिकता आज से कितने साल पहले वो लिखे हैं, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और उसकी प्रासंगिकता आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसीलिए इससे कमतर आंकना कि फलाना व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषी से है, तो ये नहीं। आप अपने बातों को छात्रों के पास, लोगों के पास कितने अच्छे ढंग से वे ऑफ कर सकते हैं, ये ज़्यादा निर्भर करता है। बिकॉज ये कि आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं कि हिंदी अच्छी जानते हैं। सपोज दैट एज ए काउंसलर आपको तो बहुत जगह सर जाना होता है, तो किसी विद्यालय में आपको जाना अगर पड़ गया, अगर सरकारी किसी विद्यालय में आप गए तो वहाँ जाइए और गांव के कुछ गार्जियंस आए हुए हैं, वहाँ काउंसलिंग करना हो और आप अंग्रेजी में ही बोले उस चीज़ों को, कितने लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे सर? हाँ, वो तो फिर वन वे ट्रैफिक हो जाता है कि आप बोल रहे हैं वो साइलेंट होकर के आपको साइलेंट होकर सुन रहे हैं। तो इससे आपकी विद्वता को सर कब थोड़ी ना वो आंक सकते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति गए और हिंदी में बोल रहे थे तो विद्वान नहीं है। ये नहीं है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बातों को बोल क्या रहे हैं, रखना क्या चाहते हैं और उन चीजों को रख कैसे रहे। जी, एक और सवाल है। आज के समय में कुछ चर्चाएं इस पर काफी तेजी से बढ़ी हैं कि क्या कमीशन की तैयारी के लिए हमें +2 के बाद बच्चों को मोटिवेट कर देना चाहिए कि आप कमीशन की तैयारी में लग जाओ, अगर कमीशन कैरियर बनाना है तो? एकदम बिल्कुल लग जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन प्रत्येक उस गार्जियन के दिमाग की उपज होनी चाहिए जो अपने बच्चे को कमीशन की तैयारी करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, खास करके हम लोग जिस कल्चर से भी हैं, बिहार के कल्चर से हैं, और अधिकांशतः रिजल्ट यूपी बिहार के कंसेंट से ही जाते हैं कमीशन के। तो जब आपको अपने बच्चे को कमीशन की तैयारी करवानी है, खास करके यूपीएससी या बीपीएससी जिस चीज़ के लिए, उसके लिए लोग क्या करते हैं, चूँकि वो फॉर्म डालने का मिनिमम क्वालिफिकेशन सर होता है ग्रेजुएशन, तो लोग सोचते हैं पहले ग्रेजुएशन करेंगे फिर हम तैयारी करेंगे। और जब वहाँ जाते हैं तैयारी करने के लिए तो वहाँ पता चलता है कि उन्हें वही चीज़ पढ़नी होती है जो चीज़ पीछे छोड़ के आए हुए रहते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति जो +2 कर जाता है और उसको कमीशन करनी है, उसको तैयारी वहीं से कर देनी चाहिए।
क्योंकि अगर वो आर्ट्स से पढ़ता है, कॉमर्स से पढ़ता है, साइंस से पढ़ता है, डजेंट मैटर, उसका एक पेपर तो वो ऑप्शनल रहेगा, बाकी पेपर जो होते हैं वो कॉमन पेपर होते हैं। जो कॉमन पेपर आपको एज ए सब्सिडी, मान लीजिए कोई इतिहास का छात्र, सबसे लोग आसान समझते हैं, आप हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं अरे नहीं कुछ हुआ तो जाओ इतिहास में एडमिशन ले लो, सबसे आसान विषय है। जबकि आसान विषय नहीं है सर। इतिहास पर आपको भी पता है कि बहुत सारे शोध हो चुके हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं और बहुत सारे शोध की जरूरत है। तो जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री लेता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ सब्सिडी भी होनी है, 2 पेपर और कोई होना है, 2 पेपर वो चाहे जो ले ले, तो वो 2 पेपर वहीं क्यों नहीं ले जो आगे उसको कमीशन में फायदा करेगा। जैसे पॉलिटी ले ले, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप अब ये पेपर जैसे ही आप पेपर देते हैं, पहला पेपर आप जैसे ही क्वालिफाइंग के लिए देते हैं तो उसमें बहुत सारे जीके जीएस का क्वेश्चन रहते हैं, वो सब मिला के होते हैं, इकोनॉमिक्स से होते हैं, पॉलिटिकल साइंस से होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं। तो इन 2 में से ले ले, ऑनर्स उनका जो वही रहे जो ऑप्शनल रहे। और वो 3 साल वो बच्चे जो गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन प्रत्येक साल 5 क्वेश्चन याद करते हैं, और वो 8 पेपर में सर विश्वास कीजिए, हम लोग तो बच्चों को देखते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे सिर्फ इतना ही कहते हैं सर 8-10 क्वेश्चन को ऐसा पढ़ा दीजिए जो एग्जाम में है। तो बच्चे सर 8 पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ लेते और गार्जियन कहता है जाओ कमीशन की तैयारी करने। फिर आते हैं, पता चलता है कि पॉलिटी लिए, ज्योग्राफी लिए, हिस्ट्री लिए, फिर वही चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये चीज़ हम वही क्यों नहीं कर ले? ये चीज़ अगर वो स्टार्टिंग में ही कर ले, और टेक्स्ट बुक से पढ़ना बच्चे छोड़ चुके हैं, और गार्जियन अब बोलते हैं पढ़ने के लिए, गार्जियन भी क्या है, हाँ भाई जाओ गेस्ट पेपर ले लो पढ़ो। तो गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे तो फिर इवेल्युएशन जो है, मेहनत जो है, कल के डेट में जाके आपको और ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप 3 साल, जैसे हिस्ट्री आपका अनर्स है, पॉलिटिकल साइंस अनर्स है और ज्योग्राफी अनर्स है, तो 8 पेपर आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो 8 पेपर आपको पता होना चाहिए। 8 पेपर से रिलेटेड आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। उस टेक्स्ट बुक को अब बढ़िया से प्रॉपरली पढ़ें। 3 साल पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को फिर से उस विषय में पढ़ने की जरूरत है। उनको सिर्फ बताया जाएगा कि आपको कमीशन में मेंस पेपर कैसे लिखना है, पेपर्स को लिखते कैसे हैं, आंसर कैसे कोट किया जाता है। तो पढ़ाई कंप्लीट है, पढ़ाई तो कंप्लीट है, लिखना सिखाना है। तो फिर क्या है कि वो बहुत कम समय रहेगा कि वो अपने लिए तैयारी करे और निकाल ले। तो ये लोग करते नहीं है, गार्जियन भी नहीं करते हैं, गार्जियन भी तो वही चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद 3 साल 4 साल 5 साल लगता है, तो एक तो 3 साल इधर गया, इस 3 साल में बच्चे कुछ सीखते नहीं, फिर उधर 5 साल, तो 8 साल में क्या है कि बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं और लोग कहते हैं मेरा बच्चा 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिनको भी अपने बच्चे को कमीशन की तैयारी करानी है, +2 के बाद वो करा सकते हैं। हाँ वो मूव कर दें जिस एरिया में भेजना है। मेडिकल की तैयारी कर बिल्कुल। रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वैसे आप कमीशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आप होता है उसके, जैसे मान लीजिए जिसको एलएलबी करना होता है, वो अपने एलएलबी से रिलेटेड हुआ है अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जिनको जिस क्षेत्र में जाना है वहीं से तैयारी करें और ये चीज़ दिमाग से एकदम निकाल दें कि इसका स्कोप क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जनता को भी बहुत सारी चीजें इसमें सुनने को मिली है जो उन्हें पसंद आएंगी। अगले एपिसोड में हम लोग पुनः इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा करेंगे कि +2 के बाद अगर बच्चे कैरियर में कमीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें कैसे और क्या करना चाहिए और विषयों का चुनाव कैसे हो। नमस्कार, धन्यवाद।